नमस्कार दोस्तों, आईएएस की तैयारी में आप सबका स्वागत है। आज हम 6 जुलाई के एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। आज वैसे कुछ ज़्यादा एडिटोरियल तो नहीं है, बट फिर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं थोड़े थोड़े उनको उनमें क्या क्या दिया है। तो हमारा पहला जो एडिटोरियल है वो है कोविड वैक्सीन के जो ट्रायल चल रहे हैं उनके बारे में है। तो इसमें बताया गया है कि जो आईसीएमआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है ना, उन्होंने बोला है कि ये कोविड की जो वैक्सीन है उसके जल्दी जल्दी ट्रायल करने हैं। तो इस पे जो राइटर हैं वो थोड़े इश्यूज़ बता रहे हैं कि भाई आप इतनी जल्दी जल्दी ट्रायल क्यों करने हैं, धीरे धीरे ट्रायल करते हैं। तो उसमें बताएं इश्यूज़ क्या क्या हैं। तो इश्यूज़ उसने बोले हैं कि फाइंडिंग पेशेंट टू इंट्रोड्यूस इनएक्टिव वैक्सीन इज़ नॉट ईजी टास्क। अब पेशेंट्स को ढूंढना और उनके ऊपर ट्रायल करना है ना, पेशेंट की कंसेंट भी लेनी पड़ती है उनके ऊपर ट्रायल करने के लिए, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है, ऐसे थोड़ी कोई भी मान जाएगा। दूसरा बोला है कि अब उसके लिए एथिक्स जो कमेटी है उसकी परमिशन भी लेनी पड़ेगी, उसके लिए भी टाइम लगता है। और तीसरा बोला है कि ह्यूमन बॉडी टेक्स इट्स टाइम टू शो इफ़ अ वैक्सीन वर्क्स और नॉट। उसने बोला है कि अब जब आप वैक्सीन को ट्रायल करोगे तो उसमें ह्यूमन जो बॉडी है वो भी अपना एक टाइम लेती है कि उसके बाद ही वो सिम्टम्स शो करेगी। तो आप इतनी जल्दी जल्दी बोल रहे हो कि आज ही हम वैक्सीन निकाल रहे हैं तो 10 दिन के बाद उसको हम मार्केट में निकाल देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। और नेक्स्ट है जो जिन्होंने ये वैक्सीन बनाई है, जैसे भारत बायोटेक, उन्होंने भी बोला है कि जो ये ट्रायल है इसका रिजल्ट निकालने के लिए हमें टाइम लगेगा। उन्होंने बोला कि अक्टूबर एंड तक ही इसका काम ये वैक्सीन जो है मार्केट में आ सकती है, उससे पहले इसको लाना मुश्किल है क्योंकि हमें सारी इन्वेस्टिगेशन देखनी पड़ती है, इसके क्या क्या सिम्टम्स है, क्या क्या साइड इफेक्ट्स है, ये सब देखना पड़ता है। उसके बाद ही हम ये वैक्सीन जो है मार्केट में निकाल सकते हैं। तो अब यही इशूज़ है कि इसमें ये बताया जा रहा है कि आईसीएमआर इतना जल्दी जल्दी क्यों कर रहा है, क्योंकि उसकी वैसे भी क्रेडिबिलिटी है मार्केट में, बट ये ना हो कि आप इतनी जल्दी के चक्कर में अब अपनी क्रेडिबिलिटी खो दो और लोगों के अंदर जो ट्रस्ट है वो भी खो दो। और इसमें डब्ल्यूएचओ ने भी यही बोला है। डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि ये तो हमें पता है कि ये जो वैक्सीन है ये अगर हम यंग अडल्ट पे करते हैं तो ये इतनी रिस्की नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर बाई चांस इससे किसी से भी साइड इफेक्ट्स आ गए या किसी को प्रॉब्लम होगी तो उससे क्या है कि ट्रस्ट ब्रीच हो जाता है। ब्रीच का मतलब टूट जाता है। अब जनता का जो ट्रस्ट है ना, वो सब टूट जाएगा। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि जो आईसीएमआर है उसको इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए क्लिनिकल ट्रायल्स में, उसको टाइम लेना चाहिए। जो प्रोसेस है, जो टाइम पीरियड है, उसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट इतना नहीं कि आप बोल रहे हो आज वैक्सीन निकाली है तो आप 10 दिन के अंदर अंदर ही ट्रायल ख़त्म करके उसको पूरा कर लें। बाकी लास्ट एडिटोरियल में हमने वो सारी स्टेजेस डिस्कस की थी, है ना, क्लिनिकल ट्रायल में क्या क्या कैसे कैसे होता है, कितना टाइम लगता है, तो उसको भी एक बार रिवाइज कर लेना, तो उससे आपकी एक रिवीजन हो जाएगी। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। ये है आत्मनिर्भर इन एग्रीकल्चर। अब इस आर्टिकल में जो थे उन्होंने बहुत सारा डाटा दिया था जो डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। उस डाटा में ये बताया था कि कब एग्रीकल्चर कैसा था, ये था, है ना, वो सब बताया था। तो उससे अच्छा है कि हम लोग थोड़े एग्रीकल्चर के इश्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं, है ना, तो वो हमारे मेंस के लिए काम आ जाएगा। तो पहले हम देखते हैं एग्रीकल्चर में हमारे इंडिया में इश्यूज़ क्या क्या चल रहे हैं। तो पहला इशू है लैंड फ्रेगमेंटेशन। अराउंड 85% जो हमारे इंडिया का लैंड है ना, वो मीडियम और स्मॉल फार्मर्स के अंदर है। अब जो मीडियम और स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके पास कितना लैंड होता है, 1 हेक्टर 2 हेक्टर, वो छोटे छोटे पैचेस होते हैं लैंड के। तो वहाँ पे कितनी फार्मिंग कर लेंगे, अगर कर भी लेंगे तो वो अपना ही गुजारा होगा, उसको मार्केट में तो कैसे बेचेंगे, अगर बेचेंगे भी तो इतना पैसा नहीं मिलेगा, तो वो बेनिफिट नहीं हो रहा। तो ये पहला प्रॉब्लम है। दूसरा है टेनेंट्स इशू। अब टेनेंट्स क्या होते हैं, जो किसी और के खेत पे काम करते हैं जाके, उनके पास अपनी ज़मीन तो होती नहीं है पर वो किसी और के खेत के ऊपर काम कर रहे हैं। अब उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती है, उनको प्रॉब्लम ये देखनी पड़ती है उनके पास जब लैंड ही नहीं है तो वो बैंक के पास जाके पैसा कैसे लेंगे, अगर वो पैसा नहीं लेंगे तो वो अपने खेत के ऊपर पैसे लगाएंगे कैसे, है ना, तो वो इशू है। अब तीसरा इशू है एक्सेस टू क्रेडिट। वैसे भी जो फार्मर्स होते हैं, हमने बताया कि 85% तो स्मॉल फार्मर्स ही हैं। अब उनको क्रेडिट लेने में डिफिकल्टी होती है, बैंक की प्रोसेसिंग कितनी ज़्यादा होती है, कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कितना कुछ, कितने पंगे होते हैं, तो वो सब की प्रॉब्लम है ना। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज। अब आपको पता है क्लाइमेट चेंज के इशूज़ आ रहे हैं, है ना, पानी की अभी पानी नहीं है हमारे पास। हमारे जो एग्रीकल्चर लैंड है, ओनली 40% जो लैंड है वो एग्रीकल्चर, उसके ऊपर इरीगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। बाकी सारा जो लैंड है वो बारिश के पानी के ऊपर डिपेंड करता है। तो बारिश तो 3-4 महीने के लिए आती है सिर्फ, तो उस पानी के ऊपर कितनी ही फार्मिंग हो जाएगी, और वो पानी भी हमारा मोस्टली वेस्ट जाता है क्योंकि हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम उस पानी को बचा सकें और काम कर सकें, है ना। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इशू। अब क्या है, हमारे पास यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है। अब कई बार क्या होता है, इतनी ज़्यादा फसल हो जाती है बट फार्मर के पास क्या है, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है और ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी नहीं है। अब जो रोड है वो बने नहीं अच्छी तरह, वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, जो जिसके ऊपर वो ट्रक होते हैं जिनमें लेके जाना है भर के, वो सब फैसिलिटीज़ नहीं है, स्टोर हाउस नहीं है, तो वो सब प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फार्मर्स की जो ग्रेन्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं। अब पड़ी पड़ी इनको एक जगह पे रखा तो पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती हैं। और कई बार क्या होता है कि इसी चक्कर में कि ये ग्रेन्स ख़राब ना हो जाएं तो फार्मर्स जो मार्केट में उनको सस्ते दाम पे बेच देती हैं, कई बार एमएसपी के भी नीचे बेच देती हैं, तो वो इशू आ रहा है। एक और इशू है मोनोकल्चर। मोनोकल्चर में क्या होता है, मोनोक्रॉपिंग। उसमें होता है कि एक ही तरह की फसल आप उगाए जा रहे हो, उससे क्या होता है कि एक तो क्या होता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी आ जाती है,
और दूसरा क्या होता है कि जो हमारी सॉइल है वो भी ख़राब हो जाती है। अब हम राइस को उगाते हैं, हमारे इंडिया में इतनी ज़्यादा राइस उगाई जाती है। अब आपको पता है उस राइस के लिए कितना ज़्यादा पानी चाहिए होता है, कितना पानी वेस्ट होता है। और कुछ एरियाज ऐसे हैं कि जहाँ पे जो है पानी होता नहीं है बट वो भी राइस उगा रहे हैं। अब उससे क्या होता है, एक तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है पानी के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, वो हमारा खर्चा आ रहा है। दूसरा क्या है कि मार्केट में इतनी ज़्यादा राइस आ रही है ना, वो वेस्ट भी जा रही है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो सजेशन हम बाद में देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, जो सीड्स है ना, अब फार्मर्स क्या है वो सीड्स मार्केट से लेते नहीं है, वो अपने ही सीड्स बचाते हैं और वो केवल जो सीड्स होते हैं वो अच्छी वैराइटीज़ के नहीं होते हैं। तो उनको क्या है कि इसमें भी हमें रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अगर सीड अच्छी नहीं होंगे तो फसल भी अच्छी नहीं होगी, है ना। तो नेक्स्ट है एग्रीकल्चर डेट और सुसाइड इशू। अब फार्मर्स को अभी मैंने आपको बताया इतने सारे इशूज़ है, उसकी वजह से फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं, उनके ऊपर डेप्ट ट्रैप में फंस रहे हैं। मतलब कि उनके ऊपर इतना कर्जा हो गया है ना कि वो उन सबको उठा ही नहीं, उसको वापस ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको पैसे नहीं मिल रहे। एमएसपी जो गवर्नमेंट इशू तो देती है, बताती है कितनी एमएसपी है, बट क्या है, मैंने आपको बताया इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उनको केवल उसको सस्ते दाम पे मार्केट में देना पड़ता है। और आगे बताया कि अराउंड हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज़ इंगेज इन एग्रीकल्चर। अब हमारी आधी से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है ना वो एग्रीकल्चर में अटकी हुई है। तो उससे क्या है कि अगर एग्रीकल्चर सही नहीं होगा तो हमारे देश में डेवलपमेंट कैसे होगी, है ना। ये सब इशूज़ हैं, इससे भी और भी काफ़ी इशूज़ हैं, पर अभी हमने यही डिस्कस करते हैं। और क्या है कि सॉइल जो है, हमारी सॉइल भी ख़राब हो चुकी है, काफ़ी जगह में जो सॉइल है वो सेलाइन हो चुकी है। अब सेलाइन कैसे होती है सॉइल, अगर हम बहुत ज़्यादा इरीगेशन दे देते हैं ना, बहुत ज़्यादा पानी लगा देते हैं, उससे क्या है सॉइल सेलाइन हो जाती है और वो फर्टिलिटी खो देती है, तो उस पर कुछ चीज़ें उग नहीं पाती हैं, है ना। तो ये इशू है। नेक्स्ट हम थोड़े से सजेशन देख लेते हैं। अब ये सब इशूज़ तो डिस्कस कर लिए, इतने सारे हमें इशूज़ हैं एग्रीकल्चर में, तो सजेशंस भी होंगे जिसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहला है कि हम लिख सकते हैं कि रिकमेंडेशन ऑफ अशोक धालीवाल कमेटी है और एक शांता कुमार पैनल थी। इन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी थी ना, उनको गवर्नमेंट को संज्ञान में लेना चाहिए, मतलब उनके बारे में सोचना चाहिए और उनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे मिक्स करके लिख दिए इनके जो वो हैं रिकमेंडेशंस, तो आप उनको एक बार देख लेना। तो इसमें इन्होंने क्या बोला कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहिए एग्रीकल्चर में। अब हमारे पास इतना सारा राइस आ रहा है, इतना सारा राइस है, तो हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, है ना। और दूसरा क्या है, प्राइवेट प्लेयर को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब प्राइवेट प्लेयर्स को वैसे भी हमारा जो APMC एक्ट है ना, उसमें प्राइवेट प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने वैसे काफ़ी नए रूल्स निकाले जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है, ताकि वो भी आगे आके मतलब ये जो फार्मर्स की वो फसल है उसको खरीदें और उसको, ताकि फार्मर्स को अच्छे दाम पे वो फसल मिल जाए, है ना, उसके पैसे अच्छे मिल जाएं। नेक्स्ट है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। अब क्या है, जो हमारे पास जो हम फसल उगाते हैं, अब चावल है, चावल के अलग अलग तरह के हम स्नैक्स बना सकते हैं ना, उस तरह की चीज़ें बना के उसको मार्केट में बेचेंगे, वो भी बेनिफिशियल होगा। क्योंकि बाहर की जो मार्केट्स हैं ना, जैसे ये बाहर की कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे इन सब चीज़ों की बहुत डिमांड्स होती है, जैसे स्नैक्स होते हैं, ये सब चीज़ें। तो ये सब बनाने में वो फूड प्रोसेसिंग का सेक्टर को हम इन्हांस कर सकते हैं। नेक्स्ट है फोकस ऑन शिफ्ट फ्रॉम मोनोकल्चर। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि हम राइस ही उगाए जा रहे हैं, क्योंकि हम मिलेट्स पे जा सकते हैं, पल्सिस पे जा सकते हैं, हम अपनी डाइट को चेंज कर सकते हैं। जैसे है ना, अब मिड डे मील स्कीम चलती है, उसमें हमने सिर्फ राइस और वीट वगैरह ये सब चलाया, तो उसमें हम डाल सकते हैं पल्सिस डाल दो, है ना, उनको पल्सिस दो, उससे न्यूट्रिशन भी होता है, उसके अंदर कितने विटामिन मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, तो वो बच्चे की सेहत ही बनाएंगे ना। तो हम वो सब कर सकते हैं, है ना, तो ताकि हम मोनोकल्चर से शिफ्ट करके एग्रीकल्चर और पल्सिस की तरफ जाएँ। अब इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, वो MSP जो पल्सिस और उसके ऊपर है ना, उसके ऊपर बढ़ानी चाहिए। अब गवर्नमेंट क्या करती है, सिर्फ वीट और राइस है ना, उनके ऊपर इतनी सारी सब्सिडी दे रही है, वो ये इतनी बड़ी MSP दे रही है, तो उनको क्या करना चाहिए कि ये जो पल्सिस और वो है ना मिलेट्स या जो होते हैं ना, ये ग्रेन्स होते हैं, वीट बाजरा वगैरह, है ना, उनके ऊपर भी MSP बढ़ानी चाहिए। वो कर सकती है, जिससे क्या होता है कि शिफ्ट होगी, लोग ये जो राइस है, ये वीट है, इनसे शिफ्ट करके दूसरी चीज़ों पे जाएंगे। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं, मतलब लॉजिस्टिक सेक्टर, है ना, इसके लिए हम वर्क कर सकते हैं। वैसे तो गवर्नमेंट ने कस्टम हायरिंग सेंटर्स लॉन्च किए हैं, जिसमें क्या है कि ये कस्टम हायरिंग सेंटर होते हैं, इनके पास बहुत सारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं, जैसे अब ट्रैक्टर चलाते हैं फसल उसको खेत को प्लो करने के लिए, प्लो मीन होता है कि उगाने के लिए जो करते हैं ना, उसके लिए। और आगे एलाइड सेक्टर्स को भी प्रमोट किया जा सकता है। अब एलाइड सेक्टर्स क्या होते हैं, एलाइड सेक्टर्स होते हैं जैसे फिशिंग होगी, है ना, ये लाइव स्टॉक हो गया, पाउल्ट्री हो गया, है ना, ये सब चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिसर्च और डेवलपमेंट। जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नीति आयोग ने एक चलाया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम यूज़ करेंगे एग्रीकल्चर में, तो वो हम सब प्रमोट कर सकते हैं। तो ये सारे हैं सजेशंस है, ये जो हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको थोड़े दिन पहले एक बताया था नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट। अब ये जो होती है रिसिप्ट ना, ये मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ होती हैं, तो ये गवर्नमेंट की भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है। तो इनको जो नेगोशिएबल वेयर हाउस का एक बोर्ड होता है, वो इनको लाइसेंस देता है, जिनके अंदर ये
काम करती हैं, रजिस्टर्ड होती हैं, तो उसमें क्या हो सकता है कि उनको प्रमोट करके क्या होगा कि हम लोग फार्मर्स क्या अपने ग्रेन्स वहाँ पे सबमिट करवा देंगे, वहाँ से उनको एक रिसिप्ट मिल जाएगी, उस रिसिप्ट के बेसिस पे वो अपना आगे का जो फार्मिंग का बिजनेस है ना वो चला सकते हैं, उसके बेसिस पे वो लोन ले सकते हैं ना, ये सब फैसिलिटीज़ ले सकते हैं। तो ऐसे ये सब सजेशंस हैं। और आगे आप जैसे अगर मेंस के पर्सपेक्टिव से आपने लिखना हो एग्रीकल्चर के ऊपर इश्यूज़ आ जाए, तो पहले वो आप इश्यूज़ लिख दो, सजेशंस लिख दो, उसके बाद एंड में लिख दो कि थोड़ी सी गवर्नमेंट की स्कीम्स लिख दो, जैसे गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स चलाए हैं, है ना। अभी पीएम आशा स्कीम है, पीएम किसान स्कीम है, उड़ीसा गवर्नमेंट की कालिया स्कीम है, तेलंगाना गवर्नमेंट की कितनी सारी स्कीम्स हैं, तो हम ये सब स्कीम्स के बारे में बात कर सकते हैं, है ना। जैसे पीएम फसल बीमा योजनाएँ, ये सब सारी स्कीम्स हैं, आप देख लेना एक बार ना, उन सबको आप नीचे लिख सकते हो पॉइंट्स में ना, उनके अगर आपको एक एक दो सजेशंस भी पता है उनके अंदर क्या क्या लिखा है मटेरियल, आप उसको भी दो पॉइंट्स में लिख के उसको खत्म कर सकते हो आंसर को। तो ये मेंस के पर्सपेक्टिव से आपका हो गया। नेक्स्ट लास्ट हमारा जो ये स्लाइड है, ये है कोविड कवास्की सिम्टम्स। अब ये कवास्की सिम्टम्स क्या होते हैं? अब ये जो डिज़ीज़ है ना, ये बहुत ही रेयर डिज़ीज़ है। रेयर डिज़ीज़ आपको पता है क्या होती हैं? रेयर डिज़ीज़ होती है जो बहुत ही कम लोगों में होती है। इनकी जो परसेंटेज है ना, अगर 100 है ना, 100 में से 1 या 2 लोगों को होगी, उससे ज़्यादा ये बीमारी नहीं होती है, ज़्यादा से 10 लोगों को हो जाएगी। इसकी परसेंटेज बहुत कम होती है लोगों में। ये मोस्टली केवल क्या होती हैं, हेरिडिटरी डिजीज़ होती है, जैसे जेनेटिक डिजीज़ होती हैं, और ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होती है कि हमारी जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना, इम्यून सिस्टम में हमारे सेल्स होते हैं, जब कोई भी बाहर का जो बैक्टीरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन, वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा। तो जब एंटीजन एंटर करेगा ना, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं या ब्लड है ना, ब्लड के अंदर होते हैं सेल्स, उस सेल से एंटीबॉडीज़ बनती हैं। अब बाहर से कोई भी चीज़ आएगी ना, तो हम उसके ऊपर हमला करेंगे। अब हमारे बॉर्डर पे कोई आ जाता है तो हमारे जो सैनिक हैं वो उनके ऊपर हमला करते हैं ना, इसी तरह बॉडी के अंदर भी जो एंटीबॉडीज़ होती है ना, बाहर से जो एंटीजन्स आते हैं ना, उनके ऊपर हमला करती है ताकि उनको बाहर निकाला जाए। तो इसी तरह का होता है वो ऑटो इम्यून सिस्टम में। क्या होता है कि अपनी ही बॉडी की जो एंटीबॉडीज़ है ना, वो अपने ही उनको मारना शुरू कर देती हैं। उनको लगता है जो हमारी एंटीबॉडीज़ है ना, जो हमारे सैनिक हैं, वो हमारे दुश्मन हैं, मतलब ट्रस्ट इशूज़ आ जाते हैं उनके अंदर, तो वो अपने लोगों को ही मारना शुरू कर देते हैं। उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़, ठीक है। तो ये रेयर डिजीज़ होती हैं, ये मोस्टली चिल्ड्रन में होती हैं, जो 5 साल से कम के बच्चे होते हैं ना, उनमें होती है ये डिजीज़। और इनके सिम्टम्स बताए गए हैं। आइज़ जो है लाल हो जाती हैं, रेड आइज़, रैशेज़ हो जाते हैं बॉडी के ऊपर, जो टंग है वो सूज जाती है, उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, जो हमारे लिप्स हैं वो लाल हो जाते हैं, और ऑफन उसको क्या बोला जाता है, स्ट्रॉबेरी टंग। स्ट्रॉबेरी क्या होती है आपको पता ही है ना, तो बस वही टंग उसको बोलते हैं। उस तरह का उसका रंग हो जाता है। और फीवर रहता है बंदे को ना, बहुत ज़्यादा हाई फीवर रहता है 5 दिन के लिए, ज़्यादा मतलब कम से कम 5 दिन तो रहेगा ही। और उसके बाद जो कोरोनरी फंक्शंस में भी प्रॉब्लम आ जाती है। अब हार्ट के कोरोनरी फंक्शंस क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स, हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड की सप्लाई करना। अब उस फंक्शंस में प्रॉब्लम आ सकती है, केवल क्या होता है, ब्लड फ्लक्चुएशन हो सकती है ब्लड वेसल्स में, इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, है ना। उसके बाद इन्होंने बताया कि इसका नेम कहाँ से आया है। उसका जो नाम है, ये एक जापान के एक डॉक्टर हैं, अब डॉक्टर का नाम वैसे टी बड़ा आना था, इसको देख लेना, है ना। तोमिसाकु कवास्की उनका नाम था, उनके नाम पे इसका नाम पड़ा है। उन्होंने 1961 में पहली बार एक 4 साल का जो बच्चा था उसमें इसके जो सिम्टम्स है ना उनको ऑब्जर्व किया था, तब से इसका नाम कवास्की डिजीज़ रखा है ना। तो इसके जो कॉजेज़ हैं वो ऐसे कुछ नॉन कॉजेज़ नहीं है कि इन्हीं वजह से ये होता है। इनमें कुछ बताया गया है कि हम इनके कॉजेज़ कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, जैसे बॉडी के अंदर कोई इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन हो जाती है, उसकी वजह से हो सकता है, या फिर इन्फेक्शन हो जाए, वायरस हो जाए। अब आपको पता अंदर ऐसे बॉडी में कोई इन्फेक्शन जाएगा या वायरस जाएगा तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट काम करेगी, तो उसकी वजह से हो सकता है। और ये मोस्टली बच्चों में होता है। बट हम आज इसको क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसमें बताया कोविड के साथ इसके क्या क्या रिलेशन है। तो क्या हुआ कि कुछ नेशंस में ना ऐसे ही बच्चों के अंदर ना कुछ सिम्टम्स आ गए थे, तो उन्होंने बोला कि ये शायद कवास्की के सिम्टम्स हैं, बच्चों में कोविड की वजह से कवास्की सिम्टम्स हो रहे हैं। तो इंडिया में भी इसकी स्टडी की गई है, तो इसमें देखा गया है कि ज़रूरी नहीं है कि कोविड के केसेस में ही ये हो रहा है। जो मोस्टली जो ये सिम्टम्स हैं, ये मोस्टली हमने देखने को मिले हैं जो बच्चे कोविड नेगेटिव है ना उनमें देखने को मिले हैं। तो उन्होंने बोला कि कोविड जो वायरस है ना वो इसका रीज़न नहीं है जिसकी वजह से कवास्की सिम्टम्स हो रहे हैं बच्चों में। उन्होंने बोला कि किसी भी कारण से हो सकता है, क्या पता कोई बैक्टीरिया हो या वायरस हो वैसे ही एटमॉस्फेयर में हो जिसकी वजह से बच्चे को हो गया हो, या वैसे ही कोई इन्फेक्शन हो जाए जिसकी वजह से ये हो गया है। तो इसका इसके साथ एज सच कोई लिंक नहीं है, ये कुछ भी कारण की वजह से हो सकता है। तो बस यही था आज के डिस्कशन में। बाकी अगर कोई आपको दिक्कत हो या प्रॉब्लम हो उसके लिए आप पूछ सकते हैं। बाकी थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।